चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसे समझेंगे और इसमें सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 इंग्लिश लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है क्या, टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, इकट्ठा, साइमल्टेनियस मतलब इकट्ठा डिटरमाइन करना, एक्यूरेटली इम्पॉसिबल है क्या, द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, मोमेंटम निकाल लो या वेलोसिटी निकाल लो, बात एक ही है क्योंकि मास तो फिक्स ही होगा ऑब्जेक्ट का, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप। ये बेटा हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट है, स्कूल में लिखने के काम आएगा। इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। तो मिनिमम पोजीशन अगर निकालेंगे तो मिनिमम पोजीशन निकालने में एरर अगर डेल्टा एक्स करोगे, मोमेंटम निकालने में अगर डेल्टा पी करोगे, तो ये दोनों एरर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप रजनीकांत भी हो तो मिनिमम आप एरर एच अपॉन 4 पाई का करोगे ही करोगे। हाँ, अगर नॉर्मल आदमी हो तो इससे ज़्यादा एरर करोगे, पर मिनिमम एच अपॉन 4 पाई का एरर होगा ही होगा। तो डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी एक्स इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आगे बढ़ेंगे बच्चों और करके लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से ये कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स को, मोमेंटम को अब लिख रहे हैं मास इंटू वेलोसिटी एम वी एक्स, ये भी लिख सकते हैं। और करके लिखेंगे बच्चों डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट चेंज के बाहर आ जाएगा क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता। जैसे आपको पता है ना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² क्या होता है, 2 को बाहर ले लेते हो क्योंकि कांस्टेंट है। वैसे ही यहाँ पे मैंने मास को बाहर ले लिया, तो देखो मास को अगर बाहर ले लोगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये एम आ जाएगा। समझ में आता है कि बोराते हो? करता हूँ। डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल हमको समझ में आ गया, अब हम बोर मॉडल तक पहुँच चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अब ये बात फिक्स हो गई है कि हम इलेक्ट्रॉन को एक ग्रेविटेशनल सिस्टम, एक मास जैसे नहीं मान सकते, हमें उसे वेव मानना पड़ेगा क्योंकि इतना हल्का है और इतनी ज़्यादा वेलोसिटी में चलता है कि उसे वेव मान के ही हम इलेक्ट्रॉन को काम कर पाएंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अब कौन बताएगा? क्वांटम मॉडल बताएगा। क्वांटम मॉडल बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन है, जिसमें स्टार्टिंग कंट्रीब्यूशन इन्हीं का जोड़ा गया, किनका? हाइजेनबर्ग का और डी ब्रॉगली का, कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम तो नहीं बता सकते, लेकिन एक नोट डाल देंगे बच्चों, क्वांटम मॉडल पढ़ने के पहले नोट डालेंगे और नोट में जेई लिख देंगे। मैं नहीं चाहता आप मुझे रिवाइज कराएं, तो नोट में पहले ही जेई लिख देंगे। लेकिन बेटा मेन सेंस में बहुत, डी ब्रॉगली का ये एक्सटेंशन है, बहुत पूछा जाता है। तो एक मैं आपको डेरिवेशन यहीं करा दे रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप में से कोई बच्चा आर्काइव्स लगाएगा तो आपको सवाल ही मिल जाएगा। एक नोट डालेंगे और लिखेंगे बच्चों, रिलेशनशिप, व्हेन आई से जेई आई डेफिनेटली मीन नीट एज वेल, क्योंकि दोनों पेपर बनाने वाली संस्था एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही है। तो लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। चलो ये कई डेरिवेशन कर लेते हैं बच्चों। ये बड़ा हालांकि है कॉमन सेंस ही, पर एग्ज़ाम के दौरान नहीं जगती ना कॉमन सेंस, तो मास्टर को पढ़ाना जरूरी। हाँ, जे डाल लो, बोर्ड के लिए नहीं है, स्कूलों में आपसे कोई नहीं पूछेगा। आगे बढ़ सकता हूँ, हेडिंग डाल दी सबने। बच्चों मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी का सबसे बेसिक फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो? हाफ एम वी स्क्वायर, जानते हो कि नहीं जानते इतनी बात? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। हैं? कौन यू स्क्वायर, ये कौन बोला? हाफ। भाई अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, और करके आप ये वहीं पे लिख दो कि और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टॉइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। एंड अगर मोमेंटम एम वी है तो m इंटू वी को मैं ऊपर से पुट कर दूं तो टॉइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, तो मैं ऊपर का m अंदर ले जाऊंगा तो क्या मोमेंटम टॉइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू मास हो जाएगा क्या? 2m के ई, मतलब 2m या 2 ke m हो जाएगा क्या अंडर रूट ऑफ? हेलो, यस। इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ और करके फिर से, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m ke काइनेटिक एनर्जी। इस चीज़ को मैं बता देता हूँ बेटा, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ सकता हूँ।
तो बेटा नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलाइज इक्वेशन, क्या जानते हो बेटा डी ब्रॉगलाइज इक्वेशन से? लैम्डा डी ब्रॉगलाई इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, और आई कैन से, क्योंकि मैंने मोमेंटम अभी अभी डिराइव किया है, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? Yes, sir. आ गया बेटा फॉर्मूला। लव शुक्ला एक ठो और आयो क्या? तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों, इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल है कैरिंग, जिस पे मौजूद है चार्ज Q, कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, शायद आपको पता भी है, इज एक्सेलरेट, उसको मैंने एक्सेलरेट किया है, एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल, भाई चार्ज है तो उसको एक पोटेंशियल, एक वोल्टेज अप्लाई करके, तो जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम, पोटेंशियल ऑफ वी, वो वी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वी वोल्ट। देन तो बच्चों बताओ मुझे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज Q है और उसको मैं V पोटेंशियल, V वोल्ट अप्लाई करके एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या फॉर्मूला होगा उसका? आपको 10वीं से इतनी फिजिक्स आती है क्या? बताने का प्रयास कर पाओगे? पहले इतना लिखो, लिखो तो बताओ। बता पा रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा शायद आप लोग ने फिजिक्स में एक बेसिक फॉर्मूला सुना होगा कि जो पोटेंशियल होता है ना, जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। जानते हो नहीं जानते बात? तो, जानते हैं sir. तो बेटा हमने अगर पोटेंशियल लगाया है V का, जो वर्क पार्टिकल है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन की जगह जूल, वैसे यूनिट डायमेंशन से आप ये सोच सकते थे कि सर वर्क डन की यूनिट होती है, देखिए सर, जूल, तो काइनेटिक एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल होती है। जो पोटेंशियल होता है वो होता है वोल्ट में, तो ये वोल्ट में दिया भी है वी, और अपॉन में बेटा आ जाएगा चार्ज जो कि है क्यू, जो जिसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। तो कायदे से पोटेंशियल वी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के ई अपॉन क्यू, इतना लिखें। और करके नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मतलब किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? क्यू वी के। इसको बना लो बच्चों इक्वेशन 2। Yes, हटा दूं? yes sir. तो बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, कोई रोक नहीं रहा है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, देयरफॉर I can say lambda d Broglie can also be equal to h upon under root of twice of mass of object if it is a charged particle which has been accelerated, it has a charge q and accelerated by voltage v, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू वी आ जाएगा। तो बेटा ये भी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, डब्बे बंद कर दो। ये फॉर्मूले आपको बच्चों मेंस या नीट में पर्याप्त मात्रा में देखने में मिलते रहेंगे। मैंने आपके लिए कॉमन सेंस का काम कर दिया है, सवाल लगाना आपका काम है। सर एक मिनट पिछली स्क्रीन दिखा दीजिए. दिखा दे रहा हूँ बेटा, ये भी नोट करके ही आपको लिखना है, क्योंकि ये भी आपको स्कूल में काम नहीं आएगी, तो लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें बेटा जो मुझे बहुत ज़रूरी लगती हैं वो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, कि जो बच्चा भी जेई या नीट के लिए सीरियस हो तो आगे काम, यही क्लास नोट्स उसके लिए काम कर जाएंगे। पर नोट 2 में भी बच्चों बाकी लोग जेई डाल दें ताकि लोग ये सेग्रीगेटेड रख पाएँ हम ये बात। बच्चों इंग्लिश लिखेंगे, ये एज इट इज़ फॉर्मूला ही इस्तेमाल हो जाता है बेटा, लिखेंगे अनदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लिखेंगे अनदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे बढ़ूं?
यस मैम। अब बेटा एक्चुअली अगर आप एनर्जी निकालने चले जाओगे किसी भी सिस्टम की और एनर्जी के साथ साथ अगर आप उसका जैसे हमने पहले अनसर्टेनिटी इन पोजीशन देखी थी और मोमेंटम देखी थी, अगर आप एनर्जी और टाइम में चले जाओगे तो बच्चों पहले मैं इंग्लिश लिखा दूंगा। डेल्टा ई बच्चों आज से मैं कहूँगा अनसर्टेनिटी टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी मैं कह रहा हूँ अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो बच्चों जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है ना एच अपॉन 4 पाई की, उसी को जब हम आगे डिराइव कर लेते हैं ना और एनर्जी और टाइम में इसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमको हाइजेनबर्ग का एक दूसरा फॉर्म मिल जाता है। आपको एज इट इज़ केवल वो डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा वो फॉर्म बता देता हूँ आपको। आगे बढ़ जाऊँ? लिख लिया इतना सबने? हेलो, चलो। डेल्टा टी क्या लिखा, अनसर्टेनिटी? डेल्टा टी है बेटा अनसर्टेनिटी इन टाइम। अनसर्टेनिटी मैंने घसीटा मार दिया क्योंकि वो आप डेफिनेटली फॉर्मल वो स्पेलिंग आपको आती है। अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम हटा दूं, आगे बढ़ूं? हेलो। यस। तो जब बच्चों आप एनर्जी और टाइम में भी देखते हो ना तो आपको वही दिखता है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इनटू अनसर्टेनिटी इन टाइम विल बी गिरिस गिरी हालत में अगर रजनीकांत हो तो ये अनसर्टेनिटी एच अपॉन 4 पाई आएगी, इससे ज़्यादा भी आ सकती है। तो ये बेटा हाइजेनबर्ग का ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपको जेई के लिए केवल जानने की आवश्यकता है। बस बच्चों मैंने पर्याप्त बात कर ली है जो आपको इस्तेमाल आएगी। अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंच चुके हैं और एक्चुअल सही मॉडल जो आज भी वैलिड है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही है एटम का। तो स्टार मार्क करके हमारा नया टॉपिक डालेंगे और ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के कागार पे आ गया। हटा दूं? तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल शुरू करने के पहले, मतलब शुरू करने के बाद सबसे पहले हम लोग जान लेंगे हाइड्रोजन एटम और स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस सुना दूं। पहले सुनो बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस सुन लो फिर इंग्लिश लिखना शुरू करेंगे। बेटा अब एक्चुअल सच्चाई ये हो गई कि देखो मास्टर, अच्छा मैं एक काम करता हूँ बेटा, क्वांटम मॉडल बताने के भी पहले क्वांटम मॉडल से जो हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर आज पता है पहले मैं वो स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, फिर क्वांटम मॉडल पढ़ेंगे, है ना। पहले क्वांटम मॉडल का निष्कर्ष पहले ही जान लेते हैं, ठीक है सर। हमने हेडिंग तो डाल दी, सबने हेडिंग डाल दी? हेलो। यस सर। अब ये निष्कर्ष तक हम पहुंचे कैसे क्वांटम मॉडल से, लेकिन पहले निष्कर्ष जान लो। निष्कर्ष क्या है बेटा? फाइनल समरी ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कुछ दूरी तक कुछ नहीं है, न्यूक्लियस से कुछ दूरी के बाद इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी संभावना शुरू हो जाती है। क्या पक्का मिलेगा मालूम नहीं, संभावना। ये संभावना शब्द यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का इंग्लिश में क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली के बाद अब हम ये गलती नहीं करेंगे। एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी हम नहीं, एंड एग्जैक्ट एनर्जी हम नहीं बता सकते। हेलो हेलो, क्योंकि हम एरर करेंगे ही करेंगे, तो हम उसकी बात ही नहीं की। इसने ऐसी बात करी क्वांटम मॉडल ने कि देखो न्यूक्लियस से कुछ दूरी तक कुछ नहीं मिलेगा और उसके बाद ना इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गए लेट्स से यहाँ से, मैं एक शेल बना देता हूँ ये यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन मिलते रहे इस पट्टी तक। तो ये जो पूरी पट्टी है ना बच्चों, इस पट्टी को ना मैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ मिल रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन को मिलना में बूंदी से, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, एक ही इलेक्ट्रॉन है हमेशा चलता रहता है तो कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। इस पूरी की पूरी पट्टी को बेटा, क्या इसका रेडियस फिक्स है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है? नहीं। इलेक्ट्रॉन तो सर घूम रहा है, कैसे मालूम नहीं, पर हाँ इलेक्ट्रॉन को मिलने की संभावना इस दूरी के बाद चालू हो जाएगी और इस दूरी तक मिलता रहेगा। ये दूरी कितनी होगी पता नहीं। आज से इस पूरे एनर्जी लेवल को, एनर्जी कितनी होगी पता नहीं, लेकिन ये पूरी एनर्जी लेवल को मैं कहूँगा एनर्जी लेवल 1। हेलो, क्या कहूँगा? एनर्जी लेवल 1। उसके बाद लेवल 1
यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलना ख़त्म हो गए, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, फिर एक समय आएगा इलेक्ट्रॉन मिलना फिर शुरू हो जाएंगे और कुछ समय तक मिलते रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलते रहेंगे, कहाँ मिलेंगे पता नहीं, पोजीशन क्या होगी पता नहीं, एनर्जी क्या होगी पता नहीं, रेडियस कितना होगा पता नहीं। हाँ, लेकिन एक दूरी के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे और कुछ दूरी तक मिलते रहेंगे। ये पूरी लेवल को मैं कहूँगा एनर्जी लेवल 2। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? क्वांटम मॉडल ने निश्चित बात करना छोड़ ही दिया, क्वांटम मॉडल ने रिलेटिव बात करना शुरू किया। मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल 1 में मिल रहे हैं बेटा, उनकी एनर्जी और वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल 2 में मिल रहे हैं उनकी एनर्जी में लेवल 2 वालों की एनर्जी ज़्यादा होगी लेवल 1 वालों से। मैंने क्या वैल्यू एग्जैक्ट बताई? नहीं। मैंने क्या पोजीशन एग्जैक्ट बताई? नहीं। मैंने केवल लेवल, एनर्जी लेवल 1 और एनर्जी लेवल 2 कर दिया। हेलो? वैसे 3 4 5 6 ऑन। हेलो हेलो? ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे कर रहा है? एज अ वेव। क्या उसकी पोजीशन, उसकी ट्रेजेक्ट्री बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे सर। मेरी बात समझे? आज की तारीख में हम एटम क्या जानते हैं? हेलो हेलो? अब बेटा ये जो मैंने बात की, ये बात तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दी कि एटम मोर और लेस ऐसा है। अच्छा, ये बात क्वांटम मॉडल ने कैसे फाइंड आउट की? बेटा आप क्वांटम मॉडल कोई एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं है बेटा, ये एक थ्योरी है। थ्योरी मतलब समझो, थ्योरी मतलब बेटा मैथमेटिकल थ्योरी। मैथमेटिकल थ्योरी मतलब मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। हालांकि जैसे आप थोड़ा सा इंजीनियरिंग लेवल पे आ जाओगे, जब आप लैपलेस, फोरियर, एक्चुअल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीख जाओगे, तो एक्चुअली आप क्वांटम पे एमएससी भी कर सकते हो। अगर आप आईआईटीज़ एंड आईआईटीज़ में जाओगे तो आपको क्वांटम अलग से फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी। और एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स आधार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इन सब का। तो बहुत नई चीज़, बहुत लेटेस्ट चीज़ है। लेकिन क्वांटम मॉडल की शुरुआत पता है बेटा किस चीज़ से होती है? मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से। बच्चे हो, शायद आप लोग 11th या 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे भी, आप शायद थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी जानते होगे। मैं थोड़ा सा आपसे कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, अगर मैं एक सिक्का उछालूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बेटा क्या हेड और टेल का आना आप निश्चित कह सकते हो? नहीं सर। हेलो? मेरी बात समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या है? हेलो हेलो? अब बेटा एक्चुअली बहुत गंदी मैथ्स लगाई गई प्रोबेबिलिटी के आधार पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉन को माना क्या गया? वेव। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसके लिए आप अभी 11th में वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वो मैथ्स आपको मदद करेगी। हालांकि वो वेव ऑप्टिक्स जो एक्चुअल क्वांटम की मैथमेटिक्स है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको 12th में 3D वेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा 3D वेक्टर्स की मैथमेटिक्स आप जान जाओगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अभी आप देसी वाला पढ़ रहे होगे, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन आप थोड़ा सा पढ़ोगे। हालांकि ये सब थोड़ा ही पढ़ोगे 11th-12th में भी, एक्चुअली आएगा पूरा इंजीनियरिंग में आपके पास, हायर मैथमेटिक्स में। तो जब भी आप वो हायर मैथमेटिक्स जान जाओगे, तब आप स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना की शायद स्थिति में आओ। वो भी शायद तब आ पाओगे जब आप प्रॉपर उसमें एमएससी करोगे। हेलो? मैं केवल ये कहानी आपको इसलिए कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि बेटा 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 कोई अनम्यूट हो गया है, गलत बात है। हाँ चलो, तो ये मैं केवल आपके साथ कहानी इसलिए कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि जो क्वांटम मॉडल से हमने ये निष्कर्ष आपके सामने रखा, क्वांटम मॉडल बेटा थ्योरेटिकल है, बेस्ड ऑन हायर मैथमेटिक्स। और वो हायर मैथमेटिक्स से जो प्रैक्टिकल मैंने मॉडल आपको ऑलरेडी बता दिया, वहाँ तक की पहुँचने की जो कन्वर्जन की समझ है ना, वो समझ आपको अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको उतनी मैथ्स आती नहीं अभी। हेलो हेलो? लेकिन क्वांटम मॉडल से रिलेटेड कुछ बातें थ्योरेटिकल और थोड़ी बहुत मैथमेटिकल वो है। हालांकि वेव पे मॉडलिंग, अब हम इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हैं? एज अ वेव। हेलो? और जो भी अब मैं थ्योरेटिकल बात करने जा रहा हूं बच्चों, आप इसको प्रैक्टिकली देखने नहीं जाओगे। प्रैक्टिकली देखने मतलब जो मैं अब थ्योरेटिकल बात करना शुरू करूंगा, ये तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। हेलो?
हेलो हेलो। Yes, sir. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, इस प्रोबेबिलिटी या इससे रिलेटेड अब मैं जो भी आगे थ्योरी आपको लिखवाऊंगा क्वांटम मॉडल में, इसको आप इस फिजिकल मॉडल में ढूंढने की कोशिश मत करना, इस फिजिकल मॉडल में, इसमें, समझ रहे हो? क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल बात है, ये जो मैंने आपके सामने रखा है तो प्रैक्टिकल बात है, और अब मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। हेलो, तो वो जो थ्योरेटिकल बातें हैं ना, उनको आप इस प्रैक्टिकल अजम्पशन, इस प्रैक्टिकल रियलिस्टिक वर्ल्ड में मत यूज़ करना। हेलो, क्योंकि इसको इस प्रैक्टिकल रियलिस्टिक वर्ल्ड में देखने में बहुत सारी मैथमेटिक्स लग जाएगी और बहुत सारी समझ लग जाएगी, जो अपने आप में एक पूरा का पूरा 5 साल का एमएससी कोर्स है। हेलो, जब आप फिजिक्स में एमएससी करते हो क्वांटम में। हेलो, Yes, sir. मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है। तो अब जो हम लिखना चालू कर रहे हैं क्वांटम मॉडल, वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है, और उस थ्योरेटिकल मॉडल से हम इस प्रैक्टिकल बात पे कैसे पहुंचे, ये पहुंचने की बात हम नहीं पढ़ेंगे। हम ये प्रैक्टिकल मॉडल मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली एटम कैसा है। अब यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, कुछ थ्योरेटिकल मॉडल से कैसे पहुंचे, द रास्ता इज नॉट नोन येट। यू विल नो इट व्हेन यू विल डू एमएससी इन क्वांटम, बट देर आर सम थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो कि अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ, और उससे रिलेटेड कुछ मैथ्स भी बताऊंगा। वो मैथ्स ऐसी ही होगी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। हेलो, लेकिन वो मैथ्स से रिलेटेड बात हो गई, उसको क्वांटम से, उसको इस एटॉमिक मॉडल से मत जोड़ना। ठीक है, ठीक है। Okay, sir. तो क्वांटम मॉडल शुरू करने के पहले ही मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बता चुका हूँ कैसा है। अब ये समझ में हम वो थ्योरी से कैसे पहुंच गए ये मत पूछना, ये एक्चुअल एटॉमिक मॉडल है। इस एटॉमिक मॉडल में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। बोर क्यों गलत हुआ था? क्योंकि सर देखो, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव मूव कर रहा है सर, तो मिल तो सर इस पट्टी में कहीं भी सकता है। उसके बाद दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट सर एज अ वेव मूव कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हेलो, Yes, sir. तो एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है, वो बिल्कुल सच्चाई है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, पर कैसे घूमता है मालूम नहीं, वो तो वेव है। हाँ, एक लेवल के बाद मिलता है, वो लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है जिसको ऑर्बिट बोला गया था, सो ऑन 3 4 5 6 भी होंगे। लेवल 1 की एनर्जी कितनी होगी पता नहीं, पर 1 की एनर्जी कम होगी, 2 की एनर्जी ज़्यादा होगी, तब ना कोई चीज़ एनर्जी लेवल 2 पे पहुँच पाई है। कितनी होगी मालूम नहीं। तो हम ऐसे रिलेटिव बात करने लग गए। ये हो गया बेटा प्रैक्टिकल बात। अब मैं थ्योरेटिकल मॉडल शुरू कर रहा हूँ आपके सामने। चलो बेटा, सबसे पहले उस थ्योरेटिकल मॉडल को पढ़ने के पहले मैं आपको लिखवाना चाहूँगा, अच्छा एक बात करना चाहूँगा बेटा, जो क्वांटम मॉडल है ना, वो बेस्ड है, इसकी जब शुरुआत हुई थी, थ्योरेटिकल शुरुआत हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन को ना वेव मान लिया गया था। क्या मान लिया गया था? क्या मान लिया गया था? क्या मान लिया गया था? वेव। और उस वेव को दुनिया को बताने वाले व्यक्ति का नाम था स्क्रॉडिंजर, अर्विन स्क्रॉडिंजर। अर्विन स्क्रॉडिंजर ने हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉगलाई की मदद से बेटा इलेक्ट्रॉन को सक्सेसफुली एक वेव के रूप में दर्शा दिया, और वाकई में वो वेव का फॉर्मूला जब सॉल्व किया गया तो हम इलेक्ट्रॉन को बहुत शिद्दत से समझने लग गए, और हम ये बात जो मैंने आपको प्रैक्टिकल की है वहाँ तक पहुँच पाए। तो आज से जो कैपिटल ए में हम लिखेंगे, हम कैपिटल ए में सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे बच्चों, अर्विन स्क्रॉडिंजर described the behavior of electron around the nucleus by a mathematical equation known as Schrodinger wave equation। और वो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन बेटा ये आपके सामने, आपको लिख भी लेनी है। लेकिन ये पॉइंट नंबर 1 अगेन आपसे कोई पूछेगा स्कूल में? नहीं, पर बता दे रहा हूँ क्यों। अरे मास्टर इतनी खतरनाक मैथ्स कर रहे हो, हम ही कहूँ दिखा तो दिया खतरनाक मैथ दिखत कैसे आए। तो हालांकि ये तो एग्जैक्ट फाइनल फॉर्म वेव इक्वेशन बता रहा हूँ, इस तक पहुँचना, इसको सॉल्व करना, उसमें तो अभी दांतों से पसीने आ जाएंगे। एक्चुअली स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एक इम्पल्स को भी अगर आप सॉल्व करने जाओगे बेटा तो घंटों लगेंगे। आजकल सिम्युलेटर्स ये काम कर देते हैं, पर कंप्यूटर सिम्युलेशन भी जब ये काम करता है तो एक बार डेटा डालने के बाद जब एंटर करते हो तो कम से कम 1.5 मिनट बाद सोल्यूशन आता है। मेरी बात समझ रहे हो?
थोड़ा आसान तो नहीं होगा ना? हेलो, हाँ, असंभव नहीं है, पर ये लेवल नहीं है, ये समय उचित नहीं, उतना मैथमेटिकल हथियार नहीं है हमारे पास जितने होने चाहिए। वो धीरे धीरे मिल जाएंगे आपको, हालांकि 12वीं तक ना मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज में भी ना मिलेंगे, आईआईटीज़ एनआईटीज़ में हाँ, अगर क्वांटम आगे पढ़ते हो तो ज़रूर मिलेंगे। चलो, तो बच्चों ये इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये डेल स्क्वायर, ये एक फंक्शन है बच्चों, इस फंक्शन के बारे में बात करूँगा। ये फंक्शन कहलाता है साई। क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? साई। साई। साई क्या है? इसको मैं थोड़ी सी इसके बारे में, इसको आइगन फंक्शन कहते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा, पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ पहले। डेल स्क्वायर, ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना बेटा, जब डिफरेंशिएशन पार्शियल किया जाता है ना, तो उसको डेल से, डी ना लिख के ऐसा डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसा दिखते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो, हेलो। तो थोड़ा सा बस, ये मैं नहीं चाह रहा आप रटो, केवल मैं आपको वो फीलिंग देना चाह रहा हूँ कि बड़ी गंदी सी इक्वेशन बनी, इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव माना गया, स्क्रॉडिंजर ने बनाया और उसको सॉल्व कर दिया, जिससे हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है न्यूक्लियस के अराउंड, एज अ वेव कैसा है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई बराबर 0। यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, वेयर एक्स वाई एंड जी आर स्पेस कोऑर्डिनेट्स। भाई इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में तो एक्स वाई जी होगा। हेलो, हेलो। m is the mass of electron, h is Planck's constant, e is total energy and v is potential energy of the electron. psi, देख लो ब्रैकेट में लिख लो, ग्रीक लेटर psi, psi, psi is the amplitude of wave called wave function। बस इतनी जानकारी लिख लो बेटा। सर इसमें तो e माइनस वी साई का 0 आना जरूरी है, वरना 0 कैसे होगा? बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जनरल, जिसके दो सॉल्यूशन। हाँ, इक्वेशन क्या होती है पूछ रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बेटा। 0 वहाँ भी है ना? यस सर। मेरी बात समझ पाए? वहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा? केवल x। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा? x भी है, y भी है, z भी है। x, यस सर। ऊपर से ये डिफरेंशिएशन हो रहा है वेव फंक्शन साई का। वो साई वेव फंक्शन क्या है मालूम नहीं, बहुत गंदा सा है बेटा, उसे वेव फंक्शन कहते हैं, बहुत गंदा सा है। उसको भी डिफरेंशिएट नहीं करना, डबल डिफरेंशिएट करना है। वो भी नॉर्मली नहीं करना, पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो डेल स्क्वायर वाई है ना बेटा, ये स्क्वायर नहीं किया गया, इसको एक्चुअली डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। हेलो, जैसे आप लोग शायद इतना 11th में पढ़ लिए होगे शायद बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लोगे, यस सर। क्या होगा? 2x। 2x। इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, मतलब 2x का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा? 2। मेरी बात समझ रहे हो? डबल डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है? ये तो बेटा मैं एक चिल्लर का कर रहा हूँ, वेव फंक्शन का जब करोगे ना थोड़ा सा और डबल डिफरेंशिएशन, वो भी पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर रिस्पेक्ट टू वाई, फिर रिस्पेक्ट टू जेड। थोड़ा समझ में आया? मतलब समझ में नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा ये समझ पाए कि हाँ सर कुछ अजीब बात है। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, तो ये केवल मैंने आपको एक फीलिंग देने के लिए लिखा है। पॉइंट नंबर 1 आपसे कोई पूछेगा नहीं, हाँ, लेकिन इतनी कॉमन सेंस आपको हो गया क्योंकि एनसीईआरटी ने तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन नाम लिख दिया ना, स्क्रॉडिंजर का। हेलो, यस सर। हाँ, तो अपन ने बस बात कह दी। अच्छा, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो क्या मिलते थे? रूट्स। हेलो, वैसे स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स वाई जेड, या एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अराउंड। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब तुम लगभग इलेक्ट्रॉन को वेव मान के उसकी एग्जैक्ट, उसकी थोड़ी सी लोकेशन बताने, ये प्रोबेबिलिटी है बेटा, उसकी थोड़ी सी लोकेशन, एनर्जी, ये निकालने पे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आपकी थोड़ी सी मदद करना शुरू कर देगी। हेलो, हेलो, हेलो।
और जब हम लोग अथाह मेहनत कर लेंगे तब जाके स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशन हमको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देना चालू कर देंगे। तो हम देसी भाषा में क्या बोलेंगे, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन सॉल्व करके हमको क्या मिल जाता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मिल जाता है? एड्रेस एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देसी भाषा में बोल सकते हो? हेलो, यस, बोलना पड़ेगा। हेलो, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन। यस चलो, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेशन नहीं, क्योंकि लोकेशन बोल दोगे तो फिर डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग हमारी गर्दन पकड़ लेंगे, कहेंगे तो तुम बता ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन का पता। हाँ, एड्रेस, तो मैं शब्द ही वो बोल रहा हूँ ना, हम इंग्लिश भी लिखवाऊंगा। द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन विल नाउ गिव द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलेगा कि नहीं? भाई तुम्हारा एड्रेस है मेरे पास, तुम अपने घर मिलो, पक्का है? हेलो, यस सर। अरे नहीं है पक्का यार, तुम कहीं बाजार गए हो तो तुम्हारा एड्रेस मुझे पता है, ठीक है, तुम वहाँ मिल जाओगे, निश्चित है। हेलो, नो सर। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये तो बात वैलिड हो गई सर। चलो, तो ये बेटा अभी इसमें बहुत कहानियाँ करनी हैं, पर मैं ये चाहूँगा आप लोग मेरे ये रिकॉर्डिंग्स को देखते रहिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते जाओगे, है ना? चलो, तो आज के लिए मैं कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी बच्चों, मैं नए बच्चों आपसे एक्सपेक्ट करूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर तक, यहाँ तक बिल्कुल पहुँच जाइए। मंडे को हम मिलेंगे तो पहले पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करेंगे। किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत आएगी, डाउट आएगा तो पूछ सकता है, फिर हम नया पढ़ेंगे। चलो बच्चों, बाकी चीज़ों के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।